नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं राहुल सांस्कृत्यायन जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध यात्रा वृतांत मेरी तिब्बत यात्रा, और आज इससे संबंधित 10वें अंक के विषय में हम पढ़ेंगे। अब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था और अब पुनः इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब हम तिब्बत यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। राहुल सांस्कृत्यायन जी ने अपनी पुस्तक मेरी तिब्बत यात्रा को 5 खंडों में विभक्त किया है। कौन कौन से? पहला है ल्हासा से उत्तर की ओर, दूसरा है चांग की ओर, तीसरा है सक्के की ओर, चौथा है झेलम की ओर, पांचवा तथा अंतिम पड़ाव रहेगा नेपाल की ओर। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि राहुल सांस्कृत्यायन जी के साथ साथ हम और आप भी अपने अंतिम पड़ाव अर्थात नेपाल की ओर रवाना हो चुके हैं। अब जो हमारी यात्रा रहेगी वो रहेगी नेपाल की ओर। नेपाल की ओर यात्रा के अंतर्गत हम छंगसम गांव में पहुंच चुके थे 9 नवंबर को। आज की हमारी यात्रा को हम 10 अथवा 11 नवंबर से प्रारंभ करेंगे। इसके बाद आज की यात्रा में हम छंगसिंग गांव होते हुए छंगसिंग होते हुए गोमथंग गांव तक पहुंचेंगे और अन्य बहुत सारे गांवों की यात्रा भी हम आज के यात्रा वृतांत में करेंगे। आशा करती हूं कि ये यात्रा वृतांत आपको बहुत रोचक लग रहा होगा। लगभग बात करूं कि जब हमने पहला वीडियो इसका सुना था तो लग रहा था कि पता नहीं कैसी यह यात्रा रहेगी, पता नहीं रोचक रहेगी भी या नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ध्यानपूर्वक यदि आपने इस पूरे यात्रा वृतांत को सुना है तो निश्चित ही आपको यह यात्रा बहुत ही पसंद आएगी। उन कुछ साहसी लोगों को जो एडवेंचर्स जिन्हें पसंद है ना, उस तरीके की ये एक यात्रा लग रही है। और काफी इससे, हालांकि राहुल सांस्कृत्यायन का यात्रा करने का उद्देश्य अपनी संस्कृति को सुदृढ़ करना था, कुछ पुस्तकें एकत्रित करना था और भारतीय संस्कृति का और वहाँ की संस्कृति में क्या जो कहेंगे कि क्या समानता है, क्या विषमता है, उसके बारे में उन्होंने पता लगाया। साथ ही साथ बहुत से ग्रंथ वो वहाँ से लेकर आए जिनके माध्यम से हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य की जो ग्रंथ परंपरा है और जो राजाओं की या जो अन्य परंपराएं हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अपनी संस्कृति को समृद्ध करने का कार्य किया राहुल सांस्कृत्यायन जी ने अपनी इस यात्रा के माध्यम से। सीमित साधनों में जिस साहस के साथ राहुल सांस्कृत्यायन जी ने इस यात्रा को पूरा किया है उसके लिए उन्हें अनेकों अनेक धन्यवाद। आइए यात्रा को आरंभ करते हैं। जिन विद्यार्थियों के सिलेबस में तिब्बत की यात्रा लगी हुई है, जैसे कि जो नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एमए की कर रहे हैं अथवा आरपीएससी के सिलेबस में भी यह है, उनको तो पढ़ना ही है। साथ ही साथ ये जो जितनी भी रचनाएं, जितनी भी पुस्तकें मैं आपको पढ़ाती हूँ, चाहे वो हिंदी बुकशाला चैनल पे पढ़ाऊँ या इस वाले पे, ये सभी की सभी जो हमारा टॉपिक लगा होता है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अंतर्गत गद्य विधाओं का विकास एक टॉपिक होता है, जहां हम नाटक, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृतांत, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रचनाएं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरी तिब्बत यात्रा सिलेबस में नहीं है तो इससे प्रश्न क्यों पूछ लिया गया। बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि हिंदी गद्य विधाओं में जब आप यात्रा वृत्तों के विषय में पढ़ते हैं तो मेरी तिब्बत यात्रा हुई, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये जो अज्ञे की रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं हैं, तो ये सब आपको पढ़नी पड़ेंगी। इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, आप आगे डिग्री कॉलेज में पढ़ाने जा रहे हैं और हिंदी साहित्य की इन रचनाओं को पढ़ना और इनके बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। इसलिए ये सोचकर कि हमारे सिलेबस में ये नहीं है, इन्हें आप इग्नोर ना करें। आगे बढ़ती हूँ, बहुत सारी बातें हो गई लेकिन परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी थी, इसलिए मैंने आपको यह समझाया। तो अब राहुल सांस्कृत्यायन जी लिखते हैं कि 12 नवंबर को 9 बजे रवाना हुए। रास्ता उतार का था और कितने ही स्थानों पर बहुत कठिन था। बहुत देर उतरने पर एक छोटे से पुल से एक छोटी नदी पार की। फिर चढ़ाई शुरू हुई। रास्ते पर एक सिसकती हुई मृणाली मिली, मारली लिखा हुआ है, मिली। हमने पीपल के नीचे विश्राम किया, फिर गोमथंग गांव में पहुंचे। यही सदर रास्ता आ मिलता है। आज सवेरे से कुछ खाया न था, ढूंढ ढांड कर दूध लाया गया, किंतु आग पर रखते ही फट गया।
हताश होकर चल दिए। अब हम आगे चले इस ख्याल से कि आगे कहीं मुख्य यात्रा हो। रास्ता अच्छा सुसंस्कृत था। खेतों और गांव से होते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। अब हम भैंसों के देश में पहुंच गए थे। इसलिए यह कहने की आवश्यकता नहीं कि हम काफी गर्मी महसूस कर रहे थे। अब नवंबर का समय है, लेकिन देख लीजिए यही भारत की विशेषता है कि यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर पानी बदल जाता है और कहते हैं ना कुछ कोस पे तो यहाँ पर मौसम बदल जाता है। नवंबर के मौसम में भी वहां पर गर्मी का एहसास हो रहा है। 2-2.5 घंटे की चढ़ाई के बाद हम जोत पर पहुंचे। यहाँ 2-3 घर हैं, फिर उतरने लगे। कल तक हम अपने पुराने रास्ते पर आए थे, किंतु आज रास्ता नया था। पुराना रास्ता यानी जब पहले ये आए थे नेपाल की यात्रा पर, तब वाला रास्ता। हम समझ रहे थे कि आगे कहीं दुकान मिलेगी। भूख जो जोरों से लग रही थी, किंतु 4 बजे यंगलाकोट में जाकर 2 टुटपुंजिया दुकानें मिली। टटपुंजिया दुकानें होती हैं मतलब ऐसी ही, मतलब जो अच्छे से बनी हुई ना हो, विकसित ना हो और बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा सामग्री उन पर उपलब्ध ना हो। बड़े यत्न के बाद थोड़ी मिश्री और डंडे का पीटा चूरा प्राप्त हुआ। देर होने पर डर लगने लगा कि आज भी कहीं साथी पीछे ना रह जाएं। किंतु आज धर्मवर्धन उनके साथ थे। रात को यहीं पासल में ठहरे, यानी जो विश्राम धर्मशाला टाइप समझ लीजिए, वहां ठहरे। 13 नवंबर को हमारे साथी सूर्योदय के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। घर छोड़ते ही हम दोनों आगे हो लिए। रास्ता विशेष उतार का था, किंतु सड़क अच्छी होने से कोई तकलीफ नहीं थी। रास्ते में एक चश्मे पर हाथ मुंह धोए। चश्मा मान लीजिए आप, एक तालाब टाइप है ना, झरना टाइप। मालूम हुआ जलवीरा का बाजार करीब है। बाजार में 14-15 दुकानें थी और कपड़े और दूसरी बहुत सी चीजें बिकती थी। बहुत खोजने पर भी हमें कोई फल नहीं मिल सका। कितनी ही देर की इंतजारी के बाद साथी आए। मालूम हुआ उनके परिचित दुकानदार की दुकान कुछ और नीचे चलकर है। एक लकड़ी का पुल पार कर नए ढंग के बने झूले के पुल से नदी के पार हुए और परिचित दुकानदार के यहाँ अधिक अनुकूलता मिली। इधर कई दिन से हमने मांस धर्मवर्धन के लिए छोड़ रखा था। आज यहाँ आग की भुनी सूखी मछलियां दिखलाई पड़ी। सात्विक भोजन खाए कई दिन हो गए थे। 2 रुपए की खरीद कर रास्ते के लिए रख ली गई। साथी भात बनाने लगे और हमने फलों की खोज शुरू की। कुछ पके केले मिले और कुछ मिठाई भी प्राप्त हुई। भोजनोपरांत 12 बजे हम रवाना हुए। रास्ता चढ़ाई का था। पीछे थोड़ा सा उतार उतर कर फिर शाम तक चढ़ाई चढ़ती रही। रास्ते में थकावट तो मालूम हुई, किंतु शाम को चौतरा पहुंचने पर बस वह भूल गए, उस थकान को भूल गए। चौतरा पहाड़ी डांडे पर बसा हुआ है। तो अब कहाँ पहुंच गए? इतने सारे गांव की यात्रा करने के बाद अब कहाँ पहुंच गए हैं? अब हम पहुंच गए हैं चौतरा। बड़े हाकिम का निवास स्थान तथा एक जिले का हेडक्वार्टर होने से वह जो बस्ती है अच्छी बनी हुई है। आरंभ में सैनिक महत्व के ही कारण वह ऊंची पहाड़ी रीढ़ आबाद की गई होगी। बड़े हाकिम की कोठी बस्ती से कुछ हटकर थी। पिछले भूकंप से यहाँ के घरों को बहुत अधिक क्षति नहीं हुई है। थोड़ी सी पूछताछ के बाद रहने को स्थान मिल गया। लोग धर्मवर्धन के साथ हमें भी भोटिया बना रहे थे, यद्यपि सिर से पैर तक कोई भोटिया चीज हमारे पास नहीं थी। 14 तारीख को हमारे साथी अपने घर पहुंचने वाले थे, इसलिए हम उन्हें छोड़कर आगे बढ़े। शुरू से ही उतार शुरू हो गया। कुछ दूर चलने के बाद धर्मवर्धन से भी आगे बढ़ गए। बहुत दूर निकलने पर भय लगने लगा कि कहीं धर्मवर्धन दूसरा रास्ता ना पकड़ लें। भाषा ना जानने से फिर बहुत मुश्किल में पड़ जाना होगा। नीचे जाकर 1 घंटे की प्रतीक्षा के बाद वे आए। आदमियों के लिए थोड़ा और इंतजार किया, किंतु उनका अभी तक पता न था। सोचा उतार खत्म कर कर ठहरेंगे। नीचे पहुंच एक पीपल के नीचे हाथ का तकिया बनाकर लेट गए। शरीर में ज्वर था, संभवतः नींद भी आ गई थी। बड़ी देर के बाद साथी आए। कच्चा पुल पार हो साथियों ने धर्मवर्धन के लिए कुछ खाने को पकाया। हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। कुछ दूर चढ़कर थोड़ी देर विश्राम कर हम सिपा गांव में पहुंच गए। तो चौतरा के बाद कौन सा गांव पड़ा है नेपाल की ओर जाने पर? जब आप नेपाल से झेलम से नेपाल की ओर जाएंगे तो
छकसिम होते हुए छकडिंग पहुंचेंगे, उसके बाद गोमथंग पहुंचेंगे, उसके बाद यालाकोर पहुंचेंगे, उसके बाद चौतरा पहुंचेंगे और फिर कौन से गांव में पहुंच जाएंगे? सिपा गांव में। तो आइए देखते हैं कि अब सिपा गांव में क्या क्या होता है इनके साथ। साथियों के घर कुछ हट कर थे, इसलिए वे अपने एक मित्र नेवार के घर में ले गए। पास में पपीते के कितने ही वृक्ष थे जिन पर फल भी लगे थे। यहाँ के लोग पपीते को मेवा कहते हैं। तो क्या बात है कि सिपा गांव में क्या होता है? पपीते को लोग क्या कहते हैं? मेवा। भारत में भी कहीं कहीं रड़ मेवा कहा जाता है। कहने पर दो फल लाए गए जो पक्वप्राय थे। एक स्त्री ने कहा, हाँ यह तो मेवा है, देवताओं को चढ़ाने के लिए। वस्तुतः देव भोग के खाने का हमें कोई अधिकार नहीं था। कहने पर दूध भी मिल गया और इस प्रकार दूध भात का भोजन हुआ। 15 नवंबर को भोजन करके 9 बजे ही चले। सड़क ऊपर से जा रही थी जिसके लिए हमें खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ी। धर्मवर्धन को साथियों के साथ आने के लिए कहकर हम आगे बढ़े। सिपा में राज्य की ओर से सहायता प्राप्त एक संस्कृत पाठशाला है। यहाँ कुछ घर ब्राह्मणों के भी हैं। 3 मील के करीब हमारा रास्ता मीठी चढ़ाई का था। फिर उतार शुरू हुआ। 11 बजे हम इंद्रावती कोशी की शाखा के तट पर पहुंचे। तो कल मोहम्मद जासिम जी कमेंट कर रहे थे कोसी का घटवार कहानी के बारे में। खैर आज आपने वो पढ़ भी ली और अच्छी बात है, आपने बहुत सारी नदियों की जानकारी कमेंट बॉक्स में दी और आपको बहुत अच्छा ज्ञान है इस सब के बारे में। तो चलिए बड़ी देखिए, भले ही मेरे चैनल पे कम विद्यार्थी हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मेरा चैनल हो, लेकिन मुझे हमेशा से इस बात का संतोष रहा है कि जितने भी विद्यार्थी हैं सभी काफ़ी विद्वान लोग हैं अपने अपने क्षेत्र के, है ना। तो थोड़ा सा अच्छा महसूस करती हूँ मैं भी अपने आप को और थोड़ी सी अधिक जिम्मेदारी भी अनुभव करती हूँ। चलिए, तो आप सबके इस अपार सहयोग के लिए पुनः धन्यवाद। और यदि आपसे बन पड़े तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको कोई असुविधा ना हो तो प्लीज़ इन वीडियोस को अपने मित्रों तक शेयर करें और जो हिंदी भाषा के विद्यार्थी हैं उनको चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। विशेषतः अगर पढ़ाई वाले चैनल से ना भी तो हिंदी बुकशाला जो चैनल है, जो हमने पुस्तकों के लिए प्रारंभ किया है, वो पुस्तकें अधिक से अधिक लोग पढ़ पाएँ। तो ये एक मेरा मतलब इच्छा है कि आप लोग उन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। जो हमारा दूसरा और नया चैनल है हिंदी बुकशाला, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे परीक्षा देंगे वही किताबें पढ़ सकते हैं। किताबें तो बहुत लोगों को पढ़ना पसंद होता है जो किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ पाते। तो आप भी अपने सोशल मीडिया पे जो आपके ग्रुप्स हैं उनमें उन वीडियोस को शेयर करें ताकि जो भी पढ़ना चाहे वहां तक वे वीडियो पहुंच पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रावती जो कि कोशी नदी की एक शाखा है उसके तट पर पहुंचे। जब 2 घंटे के इंतजार के बाद भी साथी न आए तब पीपल की चाह छोड़ पानी के तट पर पड़ी मल्लाह की झोंपड़ी में पहुंचे। नदी का पाट भारी था और पानी भी अधिक था। पुल बहुद्रव्य साध्य होने से यहाँ खोखले वृक्ष के तने की 2 नावें रहती हैं। आधा घंटा और इंतजार करने पर साथी आए और नेपाली 5:30 आना देकर हम नदी के पार हुए। इस पार दूर तक धान के खेत थे जिनकी कटाई हो रही थी। चौतरा के कुछ ऊपर से ही धान अच्छी जाति के बोए जाते हैं। थोड़ी चढ़ाई चढ़कर घंटे भर विश्राम किया, फिर ऊपर चढ़ने लगे। रास्ते में कितने ही गांव मिले जिनमें कुछ भूकंप ध्वस्त घर दिखाई पड़े। सूर्यास्त के बाद हम देवपुर की एक दुकान में पहुंचे जिसका मालिक हमारे साथियों का परिचित था। यहीं पास की पांथशाला में आज विश्राम करने की ठहरी। तो सिपा के बाद इन्होंने अपना दूसरा विश्राम कहाँ लिया है? देवपुर में। तो ये थोड़ा सा भारतीय नाम लग रहा है बाकी नामों से। 16 नवंबर को हमारे जोर देने पर बिना खाए कूच बोला गया। हमने समझा था कि कल ही चढ़ाई समाप्त हो गई, किंतु चढ़ाई तो वस्तुतः आज थी। यदि सड़क बनी ना होती तो यह रास्ता बहुत कठिन होता। यह नालदोम चिस पानी का डांडा बहुत ऊंचा है, 7000 फुट से क्या कम होगा। साथियों को छोड़ हम आगे बढ़ गए। डांडा पार हो 2 घंटे साथियों के इंतजार में बैठना पड़ा। यहाँ से 2-3 मील ऊपर नेपाल शासक वंश के किसी व्यक्ति का ग्रीष्म निवास स्थान दिखाई पड़ रहा था। साथियों के आने पर हम उतरने लगे। साख अभी 3-4 मील था, किंतु साथियों ने खाना बनाना तय किया।
हम दोनों आगे बढ़ चले। 12 बजे के बाद हम साखू पहुंच गए। साख या साखू लिखा हुआ, साखू। यह एक अच्छा सा कस्बा है। तो कौन से कस्बे में इन्हें ठहरना था? इन्हें ठहरना था साखू नामक कस्बे में इन्हें ठहरना था, जो कि क्या है? साखू क्या है? मूलतः एक कस्बा है। पिछले भूकंप से इसे भी बहुत क्षति हुई है। कस्बा देखने के बाद हमने एक हलवाई की दुकान पर नेपाली 18 आने की पूड़ी मिठाई खाई। साखू से थोड़ी ही दूर नीचे जाने पर मोटर की सड़क आ गई। धर्मवर्धन मोटर देखकर बहुत खुश हुए। यह सड़क नई है, आवश्यक स्थानों पर बड़े बड़े पुल भी बने हुए हैं, किंतु खेतों में इस पार से उस पार पानी ले जाने के लिए पुख्ता पुलिया कहीं नहीं है। इसलिए सड़क कितनी ही जगह काट दी गई, जिससे रास्ता खराब हो गया है। सूर्यास्त के समय हम दोनों बोधा पहुंचे। काठमांडू के लिए अभी 2-3 मील जाना था। साथी भी नहीं आया था, तो चीनी लामा पुण्य वज्र ने देखते ही पहचान लिया। तो अब इनका क्योंकि पहले भी यहाँ की यात्रा कर चुके हैं, बोधा पहुंचे हैं। साखू गांव के बाद, कस्बे के बाद कहाँ है? बोधा। और बोधा के बाद इन्हें जाना कहाँ है? काठमांडू। तो वहां पर जब ये पहले यात्रा करने के लिए जब राहुल सांस्कृत्यायन जी आए थे, तब इनकी किससे मुलाकात हुई थी? चीनी लामा पुण्य वज्र से। तो पुण्य वज्र जी ने इनको पहचान लिया। 17 नवंबर को सवेरे ही काठमांडू को चले। बोधा के पुराने स्तूप को भूकंप से कोई क्षति नहीं हुई थी और आसपास के बहुत से मकान भी बच गए थे। जहां बिहार के भूकंप ध्वस्त शहरों में नए और लकड़ी के ढांचे वाले मकानों को छोड़कर बाकी को प्राय एक सी हानि पहुंची थी, वहां नेपाल पहुंचे थे। इसलिए बोध में ही, मतलब प्राय एक सी हानि पहुंची थी, नेपाल पहुंचे थे, इसलिए बोध में ही आज रहने का निश्चय किया। एक सेकंड, ये थोड़ी सी लाइन में मिसप्रिंट हो रही है, दोबारा देखते हैं। एक सी हानि पहुंची थी, पर कहीं कहीं पुराने मकान अक्षुण रह गए हैं और पूरा के पूरा मोहल्ला साफ हो गया। इसका कारण शायद नीचे की भूमि हो। भूकंप हुए अब 11 महीने होने को आए थे, किंतु अब भी बहुत से लोग अपने मकानों को नहीं बना सके थे। कितनों ने सिर्फ रहने भर का बंदोबस्त कर लिया है। सरकार के पुनर्निर्माण के लिए अलग एक विभाग खोल दिया गया है। राज परिवार के चंदे से सहायता की मद में 14-15 लाख रुपए जमा हो गए थे। लेकिन देखते हैं, नए मकानों के बनाने में लोगों ने भूकंप से कोई सबक नहीं सीखा। उन्होंने देखा है, लकड़ी का ढांचा रखकर बनाए मकान अधिक मजबूत साबित हुए हैं, तो भी केवल ईंटों के मकान धड़ाधड़ बनाए जा रहे हैं। मेहराब का भी पहले की तरह खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। सोच रहे होंगे अब तो 100 वर्ष बाद न आएगा। वो तो ये सोच रहे हैं, मतलब उनको पता है कि लकड़ी के बने मकान भूकंप रोधी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसी तरीके के मेहराब और ईंटों के मकान बना रहे हैं, यानी कि कुछ सबक नहीं लिया है। श्री धर्ममान साहू चुसिंसिया के स्वामी का मकान काठमांडू के भीतर तंछिला मोहल्ले में है। तो ये कुछ इस तरीके का लिखा हुआ 47, मान लीजिए 47 तंछिला मोहल्ले में है। वे प्रसिद्ध पुरुष हैं, इसलिए उनके घर के मिलने में दिक्कत ना हुई। तो तंछिला मोहल्ले में किसका है? श्री धर्ममान साहू का मकान। काठमांडू में इनको किसके घर जाना है? श्री धर्ममान साहू जी के यहाँ पर इनको जाना है। श्री धर्ममान साहू वे प्रसिद्ध पुरुष हैं, इसलिए दिक्कत नहीं हुई। पहले उनके जिस घर में हम 3 दिन रह चुके थे, वह अब भूकंप ध्वस्त हो गया है। नया मकान बच गया है, जिसके 5वें तल्ले पर हमारा आसन लगा। साहू के 2 पुत्र हैं, श्री रत्नमान और श्री ज्ञानमान, घर पर ही थे। इधर कुछ दिनों से भाषा न समझने के कारण धर्मवर्धन को मूक सा ही रहना पड़ता था, लेकिन इस घर में उन्हें साहू, उनके 2 पुत्र और उनके भांजे 4 भोट भाषा बोलने वाले मिल गए। घर में घुसते ही सिर में तड़ाक से ठोकर लगी। खोपड़ी बच गई, किंतु नेपाल में नत सिर रहने की शिक्षा मिल गई। नेपाल के लोग बहुत लंबे तो होते नहीं, फिर वो क्यों ऊंची छत वाले मकान बनाएं? हम लोग शिकायत करेंगे कि नेपालियों को ख्याल रखना चाहिए, दुनिया में सभी लोग उन्हीं की तरह 3.5 ही हाथ के नहीं होते। किंतु इसका मतलब है इस 5 तल्ले के मकान को घटाकर 3 तल्ले का बनाना। कष्ट तो बराबर एक सा ही होगा। यानी हमारे यहाँ पर 5 मंजिल का मकान जितना बनता है ना, नहीं, जितना हमारा 3 मंजिल का मकान होता है, इतने में उनकी 5 मंजिल बन गई, क्योंकि वो लोग नाटे होते हैं और इसी कारण राहुल सांस्कृत्यायन जी का वहां पर सिर में चोट लगी, टकरा गए।
स्वागत सत्कार खाद्य भोज के बाद मित्रों को कुछ चिट्ठियां लिखी, 2-4 पुराने अखबार पढ़े। हमने जिस प्रमाण वार्तिक के भाष्य वार्तिकालंकार के 2 परिच्छेदों को सख्य मठ से देखा था, उसका मूल नेपाल के महाविद्वान राजगुरु श्री हेमराज शर्मा को मिल गया है। यह हमें पहले ही मालूम था और हमारे नेपाल के मार्ग से लौटने का एक कारण वस्तुतः यह भी था। राजगुरु से पत्र व्यवहार पहले से भी था। दूसरे दिन भेंट करने के लिए एक पत्र लिख भेजा, तुरंत ही उत्तर आया। ठीक है, तो ये संस्कृत भाषा में पत्र इनका लिखा हुआ है। तो ये जो मैंने कहा कि जो पूरे इसमें आपको एक प्रश्न अगर कोई बनाना चाहे ढंग से अगर परीक्षक लेके, तो एक जो ग्रंथ है वह है प्रमाण वार्तिक। प्रमाण वार्तिक ग्रंथ को ये ढूंढना चाह रहे हैं, प्रमाण वार्तिक। तो प्रमाण वार्तिक का भाष्य कौन सा है? वार्तिकालंकार, वार्तिकालंकार। ठीक है, थोड़ा सा जानकारी लेते हुए चलते हैं, जब कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीख लेते हैं। 2 परिच्छेदों को सख्य मठ में देखा था, उसका मूल नेपाल के महाविद्वान राजगुरु श्री हेमराज शर्मा को मिल गया है। किसको मिल गया है? हेमराज शर्मा को। तो ये नाम अब थोड़े थोड़े से भारतीय लग रहे हैं ना आपको, बस ठीक है। अय प्रिय महाभाग, मया भवेत प्रेषम पत्रमावत भवदागमनवर्ता श्रुत्वा प्रमोदम हा। ठीक है, तो इस तरीके से संस्कृत स्व प्रभाते अतिथि सत्काराय सज्जो भविष्यति प्रियांचिर परिचितो हेमराजः। इस प्रकार उसने लिख भेजा। 18 नवंबर को सबसे पहले राजगुरु से ही भेंट करने का निश्चय किया। इधर उधर की चीजों में तो 2-4 दिनों की आवश्यकता थी, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता था कि प्रमाण वार्तिक के लिए कितना समय देना होगा। राजगुरु संस्कृत के गंभीर विद्वान हैं। उन्होंने व्याकरण, साहित्य, न्याय, मीमांसा सभी शास्त्रों को विधिवत अध्ययन किया है। बड़े ही विद्या व्यसिनी हैं। ये सब बातें तो मुझे पहले से मालूम थी, किंतु इतने समीप से देखने से उनमें कितने ही और अनमोल गुण मालूम हुए। उनकी नम्रता और विनय का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, जब तक समाज और राज्य में उनके स्थान को न जान जाए। राजगुरु का वंश चिरकाल से गोरखा राजवंश का गुरु होता आया है। वंश में प्रधान गुरु के अधिकार पाने में अवशिष्ट व्यक्तियों में ज्येष्ठ होने का ध्यान रखा जाता है, उसी तरह जैसे कि 3 सरकार के पद के लिए। राजगुरु के पूज्य पिता पहले प्रधान गुरु थे, आजकल उनके अति वृद्ध चाचा हैं, लेकिन वंश में अधिक विद्वान होने के कारण पहले से राजकुल में यही सलाहकार रहे हैं। राजगुरु ने यद्यपि बचपन से संस्कृत भाषा का ही अध्ययन किया है और वंश क्रम से भी अनुमान यही हो सकता है कि उनके विचार आधुनिक प्रगति से बिल्कुल शून्य होंगे, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। सभी प्रकार की विद्या के लिए उनमें अपार जिज्ञासा है। उनके पास अंग्रेजी, हिंदी की अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र आते हैं। संस्कृत के दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथों के अतिरिक्त छपे ग्रंथों का एक बृहद संग्रह तो है ही, साथ ही अनेक विषय पर हिंदी और अंग्रेजी के हजारों ग्रंथ आपने संग्रहित किए हैं। उन्हें व्यावहारिक राजनीति का सूक्ष्मतम ज्ञान है। यह मुझे तब मालूम हुआ जब मैंने महायुद्ध के कारणों पर उनके 1916 में लिखे एक अप्रकाशित निबंध को सुना। तिथि और मास दे देकर यूरोपीय शक्तियों के बलाबल की सुंदर विवेचना करके उन्होंने उसे लिखा है। इन गुणों से उनका राजनीतिक प्रभाव भी अधिक होगा, यह स्पष्ट है। पंडित जयचंद विद्यालंकार ने एक जगह राजगुरु को सजीव विश्वकोश कहा है। वे हैं भी ऐसे ही। इस प्रकार के प्रभुत्व, विद्या और धन के होते उनसे इतनी नम्रता की आशा नहीं की जा सकती। एकांत श्वेत कच युक्त उनके सुनास गौर मुख पर लह की हंसी की रेखा हर वक्त खिंची रहती है। उनको देखते वक्त किसी अपने पूर्वज तपोधन ऋषि की याद आए बिना नहीं रहती। दूसरे दिन 18-19 नवंबर को सवेरे एक साथी को लेकर हम उनके स्थान पर पहुंचे। ड्योढ़ीदार ने खबर की और तुरंत हम भीतर ले जाए गए। देखा राजगुरु पोथियों के ढेर के बीच एक कालीन पर बैठे हुए हैं। स्वागत के अनंतर चिर परिचित जैसी बातें शुरू हुई। हमने अपनी तिब्बत में देखी पुस्तकों का जिक्र किया। प्रमाण वार्तिक भाष्य के लिख लाए भाग को भी दिखलाया। वार्तिक के मूल की ताम्र पोथी उन्होंने रोम के आचार्य तुति को दे दी है। यह वे हमें पहले ही लिख चुके थे। हाँ, उसकी एक नकल मौजूद है, तो भी मूल प्रति या उसकी फोटो की अत्यंत आवश्यकता थी। खोजने पर फोटोग्राफर के पास नेगेटिव मिल गया। देखने से मालूम हुआ कि 41 पन्ने मिले हैं, जिनमें कुछ पर ही अंक है, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि कितने पन्ने रहे होंगे, कुल कितने पन्ने रहे होंगे।
सबसे पहले तो जरूरत हुई पत्रों को क्रम से लगाने की। हमारे साथी धर्मवर्धन को भोट भाषा में सारा ही प्रमाण वार्तिक कंठस्थ था। गजब की बात है। देखिए, धर्मवर्धन भी कम विद्वान नहीं है, क्योंकि धर्मवर्धन को भोट भाषा में सारा ही प्रमाण वार्तिक कंठस्थ था। हम पत्र के आरंभ के श्लोक का अर्थ बोलते थे और वे भोट पोथी में उसे निकाल कर रख देते थे। पहले ही दिन के काम से मालूम हो गया कि यह काम एक सप्ताह में नहीं होने का। तब से लेकर 1 दिसंबर तक, जब तक कि हम काठमांडू में रहे, बीच के 2-1 दिन छोड़कर हम बराबर इन्हीं पुस्तकों में व्यस्त रहे। हमारे पहुंचते ही गुरुजी और काम बंद कर देते थे। रात के 9-9 बज जाते थे। एक और तो उनका वृद्ध शरीर, उस पर बात रोक, किंतु चाहे ऊपर के मन से ही सही, जब हमारी ओर से विश्राम करने के लिए कहा जाता तब जाकर वहां सुनवाई होती थी। राजगुरु के परिवार के बारे में भी सुन लीजिए। 50 वर्ष की अवस्था तक आपको कोई संतान नहीं थी। आपकी पहली पत्नी का देहांत हो गया। दूसरी पत्नी से आपको 3 संतानें हैं, 2 पुत्र और 1 कन्या। ज्येष्ठ पुत्र की आयु 8-9 वर्ष की है। जब मैंने ज्येष्ठ पुत्र के आने पर उन्हें पिता से शुद्ध संस्कृत में निसंकोच बात करते देखा, तब आश्चर्य का होना स्वाभाविक था। मालूम हुआ पिता की भांति उनकी माता भी संस्कृतिज्ञ हैं। इस प्रकार संतान की मातृभाषा संस्कृत बन गई। पुत्र जिस प्रकार का मेधावी है, उससे बहुत आशा की जा सकती है। मैंने इस भाव को जब प्रकट किया तो उत्तर मिला, पुत्रादि क्षेत्रप राज्यम। मैंने जो कुछ यहाँ राजगुरु के बारे में लिखा है, वह न दरबारी मुसाहिबों की बात है न पूरी है, बल्कि मुसाहिबी का ख्याल तथा राजगुरु के संकोच का विचार मुझे खुलकर लिखने की आज्ञा नहीं देता। सच्चे और सादे विद्वानों को देखकर हृदय में अत्यधिक श्रद्धा हो जाना मेरे स्वभाव में है ना। उजाले के मुसाहिब, चापलूस टाइप लोग, है ना। यूरोप का भारत जहां कहीं भी ऐसे महापुरुषों में यूरोप या भारत जहां कहीं भी ऐसे महापुरुष मुझे मिले, सभी जगह मेरा हृदय उनके सम्मान और श्रद्धा से उनके लिए भर गया। राजगुरु हेमराज शर्मा नेपाल के रत्न हैं। मैंने कहा, आपके ऐसा अद्भुत ज्ञान राशि का धनी हो और नेपाली जैसी अनमोल संस्कृत ग्रंथों की खानी हो, फिर भी यहां से कोई संस्कृत ग्रंथमाला ना निकले, यह बड़े खेद की बात है। नेपाल महाराज का ध्यान इधर न जाना नेपाल की शोभा की बात नहीं है। भारत के सारे हिंदू जिस नेपाल की ओर अपार श्रद्धा से देखें, वह इस विषय से मैं मैसूर और बड़ौदा ही नहीं, ट्रावनकोर और कश्मीर को भी पंक्ति में ना आ सके, यह कितनी खेद की बात है। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट लगा हुआ है, इसमें क्या है कि सही से छपा हुआ नहीं है। तो भारत के सारे हिंदू जिस नेपाल की ओर अपार श्रद्धा से देखें, वह इस विषय में मैसूर और बड़ौदा ही नहीं, बल्कि ट्रावनकोर और कश्मीर को भी की भी पंक्ति में न आ सके, यह कितने खेद की बात है। पिछले भूकंप ने नेपाल को बहुत हानि पहुंचाई है, ये पाठक अखबारों में पढ़ चुके हैं। यद्यपि मकानों को बनवाने आदि में सरकार ने बड़ी सहायता की है। इस विभाग के अध्यक्ष भी हमारे राजगुरु ही हैं। तो भी शहर के शहर का इतने थोड़े समय में फिर से बना डालना आसान काम नहीं है। इसलिए अभी कितनी ही जगह टूटी फूटी दीवारें और खंडहर पाए जाते हैं। जहां भूकंप ने काठमांडू, पाटन और भातगांव के राजमहलों को बहुत क्षति पहुंचाई है, कितने ही ऐतिहासिक मंदिरों को ध्वस्त किया है, वहां उसने और कई क्रूर कर्म भी किए हैं। एक घटना राजगुरु खुद सुना रहे थे। पाटन में शहर के छोर पर एक बौद्ध विहार है। नाम तो कुछ और है, किंतु 11वीं शताब्दी में उसे एक प्रकांड पंडित भिक्षु सुनेश्वरी उसमें रहते थे, इसलिए परिचित है। इस मंदिर के ऊपरी तल के भंसार में 70-75 के करीब अति पुरातन तालपत्र ग्रंथ थे। राजगुरु ने पहले कितनी ही बार उनको देखने की कोशिश की थी, किंतु बिहार वाले घरवारी भिक्षु उस पवित्र निधि को दिखाने में धार्मिक बाधा पेश करते थे। पिछले भूकंप में वह बिहार एकदम धराशायी हो गया। नेपाल के सभी पुराने बिहारों में अब घरवारी भिक्षु या वज्राचार्यों के परिवार रहा करते हैं। बिहार के गिर जाने पर लोगों ने सरकार की ओर से मिले 40-50 आदमियों की सहायता से अपने घरों की चीजें निकाल ली, किंतु उस पंचायती मंदिर की चीजें उसी में रहने दी गईं। भादो महीने में भूकंप सहायता के काम से एक दिन रोजराज गुरु उधर से निकले। उन्हें सुनैश्री बिहार की याद हुआ। उन्होंने पूछा, यहाँ तो एक बिहार था जिसमें बहुत सी तालपत्र की पुस्तकें थी, यह क्या गिरा पड़ा है?
और तालपत्र की पोथियां कहाँ हैं? इसी में दबी पड़ी हैं, गर्मी और सारी बरसात भर। इन बातों को कहते वक्त मैं देख रहा था राजगुरु के चेहरे पर अंतर्वेदना की साफ छाप थी। उस दिन कैसी बीती होगी इसके लिए कह रहे थे और मैं अपने भीतर रो पड़ा। इन्हीं पुस्तकों में मुझ जैसे व्यक्ति की भी संवेदना रो पड़ी। वे स्वयं भी रो पड़े और उनकी भी संवेदना रो पड़ी। वे बोले, फिर मैंने तुरंत जहां तहां से 25-30 आदमी बुलवाए, निर्दिष्ट स्थान को खुदवाना शुरू किया। 2-3 घंटे के भीतर ही मटके के चूरे में पुस्तकें दिखाई पड़ी। पहले ऊपर के लकड़ी के फट्टे दृष्टिगोचर हुए। कांपते हुए हाथ से उन्हें उठाया। फट्टों के भीतर हाथ डालने पर कीचड़ निकल आई। मेरे मन की अवस्था को क्या पूछ रहे हैं, दिल महसूस कर रह गया। लोगों को 2-4 भली बुरी कहीं, देखा तो उनकी संख्या 150 के करीब थी, अर्थात वहां जरूर 70 के करीब ताल पोथियां रही होंगी। नेपाल के सभी बिहारों में ऐसी पंचायती मंदिर और भंसार हैं, न जाने कितनों के साथ ऐसी गुजरी होगी। मैंने आपको पहले भी कहा है कि धर्म जब तक व्यक्ति को न्याय के मार्ग पर चले, इसके लिए धर्म का आश्रय लें तो बहुत सही है। लेकिन धर्म यदि आप पर इस तरीके की चोट करे, अब देखिए उस मंदिर में इतनी सारी पोथियां हैं, ये इतने विद्वान हैं, उन पोथियों को, उन ताम्रपत्रों को, उन तालपत्रों को ये लेना चाहते हैं, लेकिन देखना चाहते हैं, लोगों के सामने लाना चाहते हैं, उन्हें पुनः लिखना चाहते हैं। अनुवाद हो सकता था बहुत सारी अन्य भाषाओं में, तो विश्व की अमोल निधि थी, वो अनमोल निधि थी। लेकिन वो सब कहाँ कीचड़ बन गया, उनका गल गए। पूरी बारिश और उतनी भयंकर गर्मी और बारिश के बाद उनका क्या बचा उन पुस्तकों का। लेकिन धार्मिक कारणों से उसको खोलने की अनुमति नहीं मिली। उसका जो अंदर का भाग था उसको खोलने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? धार्मिक कारणों से उसको खोलने की अनुमति नहीं दी गई कि धार्मिक कारण है तो हम इसको नहीं देख। बहुत सारे मंदिर होते हैं ना जब गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं होती। अरे भाई न जाने दो, लेकिन पुस्तकों को तो निकाल लाते तो कहीं ना कहीं बहुत और भी अमूल्य जानकारी हमें अपनी संस्कृति के विषय में जानने को मिलती। पता नहीं उसमें कितनी ही व्याकरण की पुस्तकें रही होंगी, बहुत कुछ रहा होगा जो ऐसे ही नष्ट हो गया। और भी इस बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन आगे बताएंगे, आगे बढ़ाते हैं अभी हमारी यात्रा को। तो इसीलिए और फिर जब राहुल सांस्कृत्यायन जी जैसे व्यक्ति जो पुस्तकों की खोज में अपनी जान हथेली पर लेकर यात्रा कर रहे हैं, जब ऐसे लोगों को मालूम चले कि इतनी अमूल्य निधि नष्ट हो गई है जबरदस्ती, तो दुख तो होना लाजमी है। 23 नवंबर को हम पाटन गए। अब 23 नवंबर को ये कहाँ पहुंच गए हैं? ये पाटन, पाटन तो आपका सुना हुआ होगा ना, पाटन नामक स्थान पर ये पहुंच गए हैं। कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? पाटन नामक स्थान की अब हम यात्रा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है ना, पर चलिए देखते हैं। 23 नवंबर को हम पाटन गए, सुने श्री बिहार की समाधि देखी। मंदिर के गिरने की जगह कितने ही खंडित अर्धखंडित काठ की सुंदर मूर्तियां पड़ी थी, जिन्होंने सारी बरसात यहीं आसमान के नीचे काटी थी। कुछ मूर्तियां एक छोटे से खपटल के नीचे रखी गई थी। इन्हीं में श्री शून्य श्री की मिट्टी की मूर्ति भी है, उसका ऊपर का ही धड़ बचा हुआ है। मूर्ति बहुत ही जर्जर अवस्था में है। मैंने एक फोटो लिया जिसे देखकर श्रद्धेय जायसवाल जी ने कहा, अद्भुत है, यदि यत्न किया जाए तो इनकी पुनः मतलब इनकी रक्षा की जा सकती है, किंतु इसकी संभावना नहीं। हाँ, यदि नेपाल सरकार ने सुध ले ली तो दूसरी बात है। भूकंप से सबसे अधिक क्षति भात गांव को हुई है, दूसरा नंबर पाटन का है। उन सकरी गलियों में गिरते मकानों के बीच आदमी क्या सोचता रहा होगा, अथवा यह सोचने भर की फुर्सत किसे रही होगी, सिवा उनके जिन्हें घायल होकर घुल घुल कर मरना या अंग भंग होकर जीना पड़ा था, जीना बदा था। यानी जिनकी किस्मत में जो मर नहीं गए थे, बच गए थे, वही, और वो भी अंग भंग यानी अपंग होकर ही, दिव्यांग बनकर ही जी रहे थे। नेपाल में अब की बार मैंने प्राचीन हिंदी ग्रंथों की तलाश की। राजगुरु के पास भी अपना भी प्राचीन ग्रंथों का एक अच्छा संग्रह है। उसमें 10वीं शताब्दी के सिद्ध तिलोप्पा का एक दोहा कोश मिला। ग्रंथ खंडित है। सरकारी पुस्तकालय में भी दोहा कोश सरहपा का है। तो अब देखिए, मैंने आपको कल की कक्षा में भी बताया था, पुनः मैं बता रही थी कि जब रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, बल्कि जिन्हें भी हिंदी से प्रेम है, जो हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, लेक्चरर बने, कुछ भी बने, व्याख्या जो कुछ भी बने, तो उनको रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास जरूर पढ़नी चाहिए। अच्छी बात यह है कि प्लेलिस्ट में वो पूरी पुस्तक निःशुल्क रूप से उपलब्ध है, व्याख्या के साथ उसे बताया है, तो आप वह पुस्तक भी जरूर पढ़ सकते हैं।
तो उसके बारे में लिखते हैं कि 10वीं शताब्दी के सिद्ध तिलोप्पा का एक दोहा कोश मिला है। तो सिद्ध साहित्य की परंपरा के बारे में उसमें बताया गया। वहां हमने कण्हप्पा, तिलप्पा, सरहप्पा आदि संतों के सिद्धों के विषय में पढ़ा था। तो 10वीं शताब्दी के सिद्ध तिलोप्पा का एक दोहा कोश मिला है, ग्रंथ खंडित है। सरकारी पुस्तकालय में भी दोहा कोश सरहप्पा का है। तो ये जो सारे ग्रंथ जिनको आधार बनाकर शुक्ल जी ने पुस्तक लिखी है अपनी, उसमें आदिकाल के अंतर्गत जिन ग्रंथों से उन्होंने जानकारी ली है वो ग्रंथ राहुल संस्कृत्यायन जी ने उनकी जानकारी भोट प्रदेश जाकर प्राप्त की। और ऐसी ही दुर्गम यात्राओं के माध्यम से साहसी लोग जिन ग्रंथों के लेकर आए अन्य जगह से, जिन्हें एकत्रित किए, जिनके अनुवाद किए, जिनकी प्रतिलिपियां तैयार की, उन्हीं के आधार पर बाद में हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास उन विद्वानों ने लिखा है। और बकायदा इसका उल्लेख भी शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ में किया है। और पीछे उन्होंने जो सारणी दी है, जहाँ जहाँ से जिन ग्रंथों से उन्होंने अपनी विशेष अपना लेखन किया है या जहाँ से उन्होंने आधार बनाया है अपनी पुस्तक के लेखन का, उसकी सूची में भी आपको ये ग्रंथ देखने को मिल जाएंगे। मतलब इनका नाम देखने को मिल जाएगा। यद्यपि वह बांग्ला अक्षरों में छप चुका है तो भी हिंदी संस्करण के लिए हमें फिर आवश्यकता होगी, इसीलिए उसका भी फोटो ले लिया। इसके लिए शिक्षा विभाग के डायरेक्टर जनरल मृगेंद्र सेमसर एमए ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अनुज्ञा दे दी। आप राजघराने के सर्वप्रथम एमए हैं। पुस्तकों के बारे में पूछताछ करते वक्त मालूम हुआ कि जनरल केशव शमशेर के पास भी 500 के करीब हस्तलिखित ग्रंथ हैं। 27 नवंबर को 12 बजे केशर महल गए। सुंदर उद्यान मैदान से सजा है। सुंदर उद्यान और अब पता नहीं ये क्या चीज है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। मैदान सजा हुआ है। हाल में जाकर बैठे। आशा थी कोई हैटेड सूटेड बूटेड साहब आएगा। देखा सीढ़ी से एक दुबली पतली मूर्ति, घुटनों तक की नेपाली धोती, दुलाई, 2 पैसे ही टोपी और फटाफटाया जूता पहने उतर रही है। आदमी ने आकर बतला दिया, नहीं तो सचमुच में ही पहचान ना सकता। जनरल केशर शमशेर के 2 रूप है। एक राजनीतिक, जिसकी योग्यता का प्रमाण तो यही है कि नेपाल सरकार के परराष्ट्र सचिव हैं, यानी कि दूत मतलब क्या ही बोलते हैं उनको, दूत होते हैं ना, राजदूत, उस तरीके का। और दूसरा यही जिसे मैंने देखा, भारतीय पुरातत्व, साहित्य, संस्कृति का प्रेम और गंभीर अध्ययन। नीचे जहां हम बैठे थे अंग्रेजी पुस्तकों से कितनी ही अलमारियां भरी थी, उनमें कितनी ही सबसे नई रचनाएं मालूम होती हैं। जीवनियों के आप खास प्रेमी हैं। वहां यूरोप, विशेषकर इंग्लैंड के सैकड़ों राजनीतिज्ञों और सैनिकों की स्वरचित जीवनियां हैं। थोड़ी देर बात हुई। हमने हस्तलिखित पुस्तकों की सूची देखकर कुछ पुस्तकें देखनी चाहिए, तुरंत आ गई। एक को फोटो लेने के लिए अपने साथ लिया। इस तालपत्र की पोथी में 10वीं सदी के अंत के पंडित सिद्ध मैत्रीपाद की संस्कृत में जीवनी है। फिर जनरल साहब ने अपने ऊपर का पुस्तकालय देखने के लिए कहा। अलमारियों की कतारें हैं। दीवारों पर ही कितने सुंदर चित्र टिके हैं, लटके हैं। बैठक में कितने ही भारतीय चित्रकारों के बनाए मूल चित्र हैं। द्वार को उन्होंने नेपाली कारीगरों से खास अपनी हिदायत के अनुसार बनवाया है। एक कपाट पर कृष्ण की मूर्ति उत्कीर्ण है और दूसरे पर बुद्ध की। कहने लगे, मैं तो दोनों में एक समान भक्ति रखता हूं। मैंने कहा, दोनों ही हिंदी महापुरुष हैं। हमारे यहाँ बहुज्ञ लोग भी हिंदू और बौद्ध दोनों भाई कहने की गलती करते हैं, किंतु नेपाल में ऐसी कोई गलती नहीं कर सकता, क्योंकि वहां लोग जानते हैं कि हिंदू शब्द ब्राह्मण धर्मियों और बौद्ध दोनों के साझे का है। स्वाध्याय गृह में देखा, भूमि पर एक सुखासन बिछा हुआ है और इधर उधर बहुत सी पुस्तकें रखी हुई हैं। बोले, कुर्सी की अपेक्षा इस आसन पर बैठकर अध्ययन करने में मुझे अधिक अनुकूलता मालूम होती है और इसमें कोई राय नहीं है। बजाय आप कुर्सी टेबल पर बैठने के, अगर आप नीचे ही अपना गद्दा या जो कुछ भी है आसन लगाकर और छोटी सी टेबल लेकर उस पर बैठते हैं तो आपका ध्यान भी कहीं अधिक लगता है और ऐसा लगता है जैसे भूमि से कोई अदृश्य शक्ति हमें मिल रही हो। बजाय इसके टेबल कुर्सी पर आप थकान महसूस करते हैं, लेकिन नीचे जमीन पर आप अपना आसन बिछाइए, थोड़ा सा अपने आसपास का वातावरण को अच्छा बनाइए, साफ सुथरा बनाइए और फिर एक छोटी सी टेबल, स्टूल या जो भी है पट्टा वगैरह आप लेकर उस पर आप पढ़ने की कोशिश करें, बेहतर ढंग से आप पढ़ पाते हैं। जब आप अपने संग्रह की मूर्तियों को दिखला रहे थे तब मैंने कहा कि गत भूकंप से खंडित मूर्तियां जगह जगह धूप और वर्षा खा रही हैं। उनमें सैकड़ों ऐसी हैं जिन्हें रखकर कोई भी म्यूजियम अभिमान कर सकता है। अच्छा हो यदि आप उनकी ओर ध्यान दें। उन्होंने बतलाया कि मैंने अपने यहाँ के म्यूजियम के लिए कुछ संग्रहित करी हैं।
चलते वक्त उन्होंने स्वयं अपना फोटो दिया, किंतु मैं तो डिप्लोमेट जनरल केशर शमशेर की जगह स्वाध्यायशील केशर शमशेर को चाहता था। अपने छोटे कैमरे से फोटो तो खींचा। नेपाल में क्या 2 हफ्ते में हमारे ऐसों का काम बनने वाला है। नेपाल में क्या 2 हफ्ते में हमारे जैसों का काम बनने वाला है। अर्थात नेपाल में ऐसी बहुत सी विषय सामग्री है जिसको राहुल सांस्कृत्यायन जी पढ़ना, देखना और संग्रहित करना चाहते हैं। उसके लिए तो कम से कम 4 मास चाहिए। लेकिन उधर हमें जल्दी पड़ी हुई थी। विनय पिटक और दूसरी 4-5 पुस्तकों को छपवाना, लुम्बिनी जेतवन आदि की यात्रा और फिर कितने ही मित्रों के आग्रह का पालन, और इन सब के लिए मार्च तक सिर्फ 4 मास। रास्ते के लिए राहदानी के अतिरिक्त तिब्बत से साथ लाई हुई मूर्तियां और तालपोथियों के लिए खास अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता थी। यह काम तो जनरल केशर शमशेर ने कर दिया। फिर हमारे साथ चलने वाले थे हमारे गृहपति साहू धर्ममान के ज्येष्ठ पुत्र त्रिरत्नमान। उनकी यात्रा के लिए शुभ सायत पड़ रही थी 2 दिसंबर के 11 बजे दिन को। हमारे लिए पूछी गई, तब हमने कह दिया भली सायत हो या बुरी, हमारी यात्रा तो 22 वर्ष पूर्व शुरू हो गई थी। तो मैंने आपको पहले भी कहा है, पुनः मैं आपको कह रही हूं कि महापंडित नाम से आप भ्रमित ना हो। पंडित इनकी जाति पर नहीं जाइएगा, ये बहुत ही वैज्ञानिक सोच रखने वाले हैं। पंडित लोग साया या शुभ शकुन देखकर चलते हैं, लेकिन राहुल सांस्कृत्यायन जी कहते हैं कि सायत भली हो या बुरी, हमारी यात्रा तो 22 वर्ष पहले ही प्रारंभ हो गई थी। इन्होंने अपना पूरा जीवन भारतवर्ष की यात्राओं को समर्पित कर दिया। ऐसे महान साहसी व्यक्ति और महान विद्वान महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन को हृदय से नमन करना चाहिए हम सभी को, क्योंकि जो कार्य इन्होंने किया, अपने घर परिवार सबकी मोह माया छोड़कर इस तरीके की यात्रा करना, इस तरीके की रुचि सामान्य व्यक्तियों की बात नहीं है। इसके लिए राहुल सांस्कृत्यायन जैसे महापंडित दृढ़ संकल्पित व्यक्ति की ही आवश्यकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। 30 नवंबर को ज्वर आया, समझा पहले की भांति 5-7 दिन पर आने वाला होगा। दूसरे दिन रात को खूब रहा। 2 दिसंबर को राजगुरु से विदा मांगने गए। कमजोरी का ख्याल कर उन्होंने 2 घोड़े रास्ते के लिए दे दिए। 11 बजे उन्हीं के मोटर से पहाड़ के जड़ में थानकोट पहुंचे। शाम को फिर ज्वर आया, पहले से भी कड़ा। इसी ज्वर और 4 दिन के उपवास के साथ 4 दिसंबर को पटना पहुंचे। 5 दिसंबर को पटना पहुंचे। वजन 40 पाउंड घट गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसमें कुछ थोड़ा सा मैं चेक करती हूँ आपको, क्योंकि पुस्तक में कुछ और भी है थोड़ा सा। वैसे तो ये यहाँ पर अब थोड़ा सा कोई अंश है जो इनकी पुस्तक में, किसी पुस्तक में छूट गया है, वह भी इस पुस्तक में इन्होंने पूरा किया है। आप अगर पढ़ना या सुनना चाहें तो कल इसके सुना दूंगी मैं आपको पढ़कर। लहासा की ओर का ही वर्णन है, जबकि लहासा से उत्तर की ओर तो हम पढ़ चुके हैं, पर इनका तिब्बत में 1.25 वर्ष एक इनका है। तो तिब्बत में जब 1.25 वर्ष इन्होंने बिताए हैं तो उसमें कुछ अंश छूट गया है जो इन्होंने इस पुस्तक के अंत में लिखा है। तो नेपाल तक की जो हमारी यात्रा थी, जो इन्होंने लिखा है, उसको हमने पूरा कर लिया है। तो एक तरीके से आपकी यह पुस्तक आज के कक्षा में समाप्त होती है, लेकिन इसी 10वें भाग का ए पार्ट या बी पार्ट करके इस तरीके से मैं इस वाले पर जो लिखा है 3-4 पेज हैं, इनको भी आपको जरूर पढ़कर सुनाऊंगी कल की कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को देखिए, लाइक जरूर करिए। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूस हैं, बार बार कहने पर भी लाइक नहीं करते। और हाँ, वीडियो पे अगर ऐड आए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि कौन सा ऐड आएगा ये तो मुझे नहीं पता। सब जब आप वीडियो प्ले करते हैं तो अलग अलग ऐड आते हैं। अगर वो अच्छा हो, सुसंस्कृत ऐड हो, तो उसको आप जो है देख लें थोड़ा सा। अगर वो ऐड आप देखते हैं, ऐड को स्किप नहीं करते, तो हो सकता है कि कुछ धनराशि मुझे मिले, क्योंकि मुझे बहुत सारी पुस्तकें आपके लिए, या मेरे लिए, सॉरी आपके लिए नहीं, बल्कि मैं जो कुछ कर रही हूँ वो अपने लिए कर रही हूँ। ठीक है, आपके लिए यदि उपयोगी है तो वो एक अलग बात है, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके लिए खरीद रही हूँ, क्योंकि ये जो पुस्तकें पढ़ के जो मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई है, मेरी सोच में जो परिपक्वता आई है, जो मैं
हृदय से अपने आप को एक आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करती हूँ, तो फिर मैं यही कहूँगी कि मुझे कुछ पुस्तकें खरीदने के लिए उस धनराशि की आवश्यकता है। तो अगर समय है आपके पास, परीक्षाएं नज़दीक नहीं है, तो वो ऐड ज़रूर देख लें आप बिना स्किप किए, ताकि कुछ धनराशि मुझे मिले। अभी तक तो मिली नहीं है, और जब भी पहली धनराशि मुझे प्राप्त होगी तो वो वीडियो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ऐड को देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर, नमस्कार, जय हिंद।